हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बारे में। इससे पहले भी इस सब्जेक्ट पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। ये जो क्वेश्चन है जो आपका एमडीयू जून 2019 और कुरुक्षेत्र 2020 में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली ये 16 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हेयरिंग इम्पेयरमेंट बेसिकली एक इनएबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो जो भी साउंड्स है उन्हें ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। और दूसरे वर्ड्स में इन्हें कह सकते हैं कि या तो आप फुली या पार्शली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो जो साउंड्स की फ्रिक्वेंसीज जो कि एक नॉर्मल कोई भी अदर स्टूडेंट या कोई भी अदर ह्यूमन बीइंग या कोई भी अदर स्पीशीज़ ईजिली सुन पाती है। तो बेसिकली आपको सुनाई देने में, साउंड्स को एडुकेटली सुनने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये जो लॉस है यूजुअली इसलिए होता है कि आपके मिडल और ईयर और आउटर ईयर में कुछ डिफेक्ट्स हैं। इसकी वजह से जो साउंड है वो इनर ईयर में ढंग से नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वीक बन जाता है इनर ईयर में पहुंचते हुए। तो यूजुअली ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये दिक्कत होती है वो बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कैसी भी एनवायरमेंटल नॉइस में क्यों ना हो, वो बहुत धीरे धीरे ही बात करेंगे क्योंकि उन्हें वो साउंड्स बहुत ही धीरे धीरे ही सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये जो लॉस है यूजुअली होता है आपके इनर ईयर में, और जो आपका ऑडिटरी नर्व है उसके अंदर अगर डैमेज हो जाए तब ये सेंसरी हियरिंग लॉस होता है। ये यूजुअली आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती हैं जैसे मीज़ल्स, मम्स और टीबी, उनकी वजह से भी हो सकता है, उनका आफ्टर इफ़ेक्ट हो सकता है ये। मिक्स्ड हियरिंग लॉस के अंदर जो थर्ड है वो है कि कॉम्बिनेशन है बेसिकली कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का। ये बेसिकली आपका जब भी ईयर डिस्चार्ज या एक जो आपका इन्फेक्शन है ईयर का, आप जिसे क्रोनिक सपरेटिव ओटिटिस मीडिया बोलते हैं, ये जो ईयर डिस्चार्ज होता है आपके पस के फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में, या पानी निकलता रहता है आपके कान में से, उसकी वजह से ये हियरिंग लॉस होता है। और ये अगर इसको रेगुलरली आप ट्रीट ना करें तो और ही ज़्यादा बढ़ता रहता है। अब सेंट्रल हियरिंग लॉस कब होता है? सेंट्रल हियरिंग लॉस यूजुअली होता है आपका अगर कोई भी डैमेज हो जाता है या माल फॉर्मेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है आपके न्यूरल पाथवेज और हियरिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में, तब सेंट्रल हियरिंग लॉस होता है। इस केस में क्या होता है कि बच्चे को सुनाई तो दे रहा है बट उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या सुनाई दे रहा है। और यूजुअली हम इन बच्चों को कभी कभी लर्निंग डिसेबल्ड में भी डाल सकते हैं या डाल देते हैं, या हम स्लो लर्नर कंसिडर करते हैं जिनको इस तरीके की दिक्कत होती है कि उन्हें सुनाई तो दे रहा है बट समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सुन रहे हैं। अब बाकी है यूनिलैटरल हियरिंग लॉस। ये बेसिकली आपको एक कान से नॉर्मली सुनाई दे रहा है बट दूसरे कान से नहीं सुनाई दे रहा है। ये माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, और सीवियर लॉस भी हो सकता है। अब बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं आपके हेयरिंग इम्पेयरमेंट के? हेयरिंग इम्पेयरमेंट या तो जेनेटिकली आपको दिक्कत है, ये आपके जीन्स के अंदर की वजह, जीन्स में जो डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये आपको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहा है। किसी भी डिसीज़ या इलनेस की वजह से हो सकता है, कोई गलत मेडिसिन की वजह से हो सकता है आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग लॉस, या फिज़िकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, आपके बर्थ के टाइम पे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए या गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेटल या बाद में भी दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से आप नहीं ढंग से सुन पा रहे हो। एज की वजह से भी अब ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो सुनाई देने की, दिखने की क्षमताएं धीरे धीरे आपकी बॉडी में कम हो जाती हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि आपकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। और या तो आप लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम तक एक नॉइज़ के अंदर ही हो, शोर के अंदर ही हो,
तो भी आपको ये सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको आपके कान का एक्सपोजर, आपका एक्सपोजर किसी भी केमिकल के तरफ से हो गया है जिसने आपकी सुनने की क्षमता को ख़त्म कर दिया हो। तो ये यूजुअली मेजर कॉजेज़ हैं। अब इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चिल्ड्रन की जो कि जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट की दिक्कत है, तो ये भी क्वेश्चन MDU 2019 के यूके में आया हुआ है। तो 16 मार्क्स में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं होता क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो ये सब आपको मेंशन करना है। ये बेसिकली इनकी जो चिल्ड्रन को हियरिंग इम्पेयरमेंट की दिक्कत होती है उन्हें फ्रीक्वेंटली ईयर इन्फेक्शंस होते रहते हैं, बार बार ईयर इन्फेक्शंस होना, जल्दी जल्दी होना, ये तो वो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। लैंग्वेज जो स्किल है उनका बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है, बहुत ही डिलेड लैंग्वेज बच्चा सीख पाता है, स्कूल में परफॉर्म नहीं अच्छे से कर पा रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली अगर उस बच्चे को सुनाई कम दे रहा है तो उसकी बाकी बॉडी के उसके रिस्पॉन्सेज में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू लाउड एंड सडन नॉइसेस, तो ज़रूरी जो भी लाउड नॉइसेस हैं या सडन अचानक से शोर आ जाता है उससे भी आप बच्चा ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे सुनाई देने में दिक्कत है, उसे या तो सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चे को सुनने में और समझने में भी, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट में जिन भी बच्चों को ये सारी दिक्कत है। स्पीच साउंड सिस्टम जो है उनका वो डिलेड रहता है, उनको साउंड्स अच्छे से समझ नहीं आते या बहुत ही बाद में या बहुत धीरे धीरे वो सीखते हैं क्योंकि या उन्हें ढंग से या तो सुनाई नहीं दे रहा होता या वो बिल्कुल ही उनको साउंड की कोई भी कुछ भी साउंड ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। कॉमन डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ऑब्वियसली लैंग्वेज डिले डिसऑर्डर होता है उनका, स्पीच में बोलने में भी डिले होगा, सेंसरी जो उनकी सेंसेस हैं वो भी एक साथ ढंग से काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली सुनाई देना एक आपकी सेंस का ही पार्ट है, तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो बाकी सेंसेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अफेक्ट होती हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता। बोलने में भी दिक्कत है आपको, भाषा भी आप जल्दी से नहीं समझ पाते, डिले होता है उसको लैंग्वेज को भी समझने में, और जो आपकी लिसनिंग और अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ भी आप फेस करते हो क्योंकि जिन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा यूजुअली वो इरिटेटेड होंगे या उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जा रहे ब्रेन की तरफ, तब भी यही दिक्कतें फेस करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता। अब ये क्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, ये मिडल ईयर की डिसफंक्शनिंग की वजह से बैलेंस नहीं रहता। अब पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होगी और स्पेल करने में भी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि आप देखो बच्चे को हम अल्फ़ाबेटिकली जब भी एक बेसिक ABCD भी पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसका भी साउंड बताते हैं, बट बच्चे को जब वो साउंड सुनाई ही नहीं दे रहा तो वो कैसे इतनी जल्दी समझ पाएगा, पढ़ पाएगा या किसी भी लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस इन बच्चों को फेस होते ही हैं। अब एजुकेशनल अप्रोचेस क्या ली गई हैं इन बच्चों के लिए जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट की दिक्कत है। लिप रीडिंग साइन लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है ताकि जिनको भी सीवियर सुनाई देने में दिक्कत है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, बेसिकली बायलिंगुअल बायकल्चरल अप्रोच कंसिडर की जाती है एक डेफ कम्युनिटी को कि ये सेपरेट कल्चर है, इनको इनकी अपनी ही एक भाषा है। तो ये हम कंसिडर करते हैं एजुकेशनल अप्रोच कि बायलिंगुअल बाय कल्चरल है, एक डेफ कम्युनिटी है जिसकी एक सेपरेट कल्चर है, उनकी अपनी एक भाषा है। ऑडिटरी ओरल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। बेसिकली आप हियरिंग एड्स जो हैं जिससे जैसे आपको ईयर्स में मशीन्स वगैरह लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं ताकि जिनको भी थोड़ा भी सुनाई दे रहा है उन्हें ढंग से सुनाई देने लगे। आप लिप रीडिंग या यूज़ ऑफ स्पोकन रादर दैन साइन लैंग्वेज तो सप्लीमेंट करते हैं लिप रीडिंग से ताकि लिप्स की मूवमेंट से आप समझें कि क्या बोला जा रहा है। अब ऑडिटरी वर्बल अप्रोच भी फॉलो की जाती है जो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी लिप रीडिंग पे ही डिपेंडेंट हो, 1-on-1 आपको सिखाया जाता है, आपकी हेयरिंग को इम्प्रूव करने के लिए टीच किया जाता है।
अब टोटल जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो भी फॉलो होती है। इसमें हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच में। इसमें हेयरिंग एम्प्लीकेशंस, जेस्चर्स को यूज़ करेंगे, लिप रीडिंग को यूज़ करेंगे, फिंगर स्पेलिंग को यूज़ करेंगे, या इंग्लिश बेस्ड साइन लैंग्वेज जो कलेक्टिवली आप मैनुअली कोडेड इंग्लिश बोलते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो ये कलेक्टिवली काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करके आप जो भी अप्रोच को फॉलो करते हैं उसे टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको 16 मार्क्स में जब भी आएगा तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की। ये यूजुअली क्वेश्चंस आ जाता है आपके 4 मार्क्स में, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बेसिकली होता क्या है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आपकी मेंटल एबिलिटी या आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इसको अफेक्ट करे, प्लस आपकी अडेप्टिव फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, जो आप डेली लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो या इंडिपेंडेंट लिविंग जी रहे हो उसको अफेक्ट करे, तो ये डिसेबिलिटी जो होती है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को होती है। तो बेसिकली आपकी मेंटली कोई भी दिक्कत जो आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है तो उसे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हो। कि एक तरह से दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि एक पर्सन के पास लिमिटेशन हो गई है, मेंटल जो उसका फंक्शनिंग है, दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी कम हो गई है या एक सर्टन लेवल तक ही है, प्रॉपरली एज के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हुई है या इस तरीके से डेवलप नहीं हुई है कि वो अपना ध्यान खुद रख सके, अपने स्किल्स खुद डेवलप कर सके। ठीक है, आप टाइप्स कौन कौन से हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के। अब ये होती है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड होता है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है, सीवियर होता है या प्रोफाउंड होता है। जब मेंटल एबिलिटी चाइल्ड की मोर देन हाफ होती है बट लेस देन 3/4 होती है, जो भी उसकी एज है उसके एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग, तो अब उसे माइल्ड बोलोगे कि हाफ से तो ज़्यादा डेवलप्ड है जितना एक्सपेक्टेड है बट 3/4 से कम है, तो वो माइल्ड मेंटली उस चैलेंज है। अब मॉडरेट के अंदर क्या होता है, जब मोर देन 1/4 उसका पार्ट जो है मेंटल एबिलिटी वो अफेक्टेड है, बट मोर देन 1/4 बट हाफ से लेस है, जो कि उसकी एज पे जो भी एक्सपेक्टेड है कि इतना ब्रेन उसका डेवलप, मेंटल एबिलिटी उसकी डेवलप होनी चाहिए। अब सीवियर कौन सी होती है, जो कि मेंटल एबिलिटी बच्चे की डेवलप 1/4 से भी कम हुई है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि उस एज तक उसकी डेवलप हो जानी चाहिए, उससे उसे सीवियर में कंसिडर किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत। और जब प्रोफाउंड में ये होता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेस, बहुत ही ज़्यादा लेस है 1/4 के, तो सीवियर में थोड़ी लेस है 1/4 से और प्रोफाउंड में बहुत ही ज़्यादा लेस है 1/4 मेंटल एबिलिटी जो कि एक्सपेक्टेड है उसकी एज पे डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हुई। ठीक है, तो ये 4 टाइप में डिफ़ाइन की हुई है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट को। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके। कॉजेज़ आपकी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की जेनेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। ये आपके अब नॉर्मल जीन्स हैं जो आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, और ये एरर्स और जीन्स जब कंबाइन हुए उसकी वजह से आपको इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेशन की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई। तो जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स से आपको मिले हों। कॉम्प्लिकेशंस हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी जो है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ मदर के अंदर, तो भी आपको मेंटली दिक्कत हो सकती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होने में ये दिक्कत हो सकती है। वुमेन जो भी ड्रिंक करती है अल्कोहल, उनको यूजुअली इन्फेक्शन हो जाता है लाइक रुबेला, जो कि बेबी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को अफेक्ट करता है और उसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल बना देता है। अब प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ। अब ये भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग जब लेबर पेन होती है, जब बर्थ बच्चे का हो रहा है, जब बेबी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इट कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसकी मेंटल जो एबिलिटी है वो ढंग से डेवलप नहीं होगी, वो डिसेबल हो जाएगा। अब डिसीज़ और टॉक्सिक एक्सपोजर। अब डिसीजिंग जैसे कि आपका वूपिंग कफ है, मीज़ल्स है, ये सब भी आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लीड कर सकते हैं और आपको मेंटली वीक बना सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन की वजह से भी
कोई प्रॉपर एप्रोप्रिएट मेडिकेयर नहीं मिल रही है या फिर बच्चा कोई पॉइजन से एक्सपोज हो गया है, तब भी ये इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है? सिट अप, क्रॉल, वॉक लेटर देन अदर्स हैं। तो ये बच्चे जिनको मेंटली दिक्कत है ना, या तो वो बैठते देर से हैं, क्रॉल देर से करते हैं या चलते देर से हैं। लर्न टू टॉक लेटर एंड हैव ट्रबल इन स्पीकिंग। तो ये जो बच्चे हैं वो बहुत देर से बोलते हैं और उनको बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको बहुत ही दिक्कत आती है चीज़ों को याद करने पे, उनकी लो सेल्फ़ इस्टीम होगी ऑब्वियसली, वो कहीं ना कहीं बाकी नॉर्मल बच्चों से लैग कर रहे हैं, तो अंदर की जो सेल्फ़ इस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कम होता ही जाता है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि मेंटली स्टेबल ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे किस सिचुएशन में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आएगी कहाँ से? इमोशनली इम्बैलेंस हमेशा ही होंगे, कभी पैनिक हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, क्योंकि मेंटल जो आपका दिमाग है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो ढंग से डेवलप हुई ही नहीं है। आपका ब्रेन ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। आपके लेट रिएक्शंस या बहुत जल्दी रिएक्शन किसी भी चीज़ को दे देना, किसी भी चीज़ को देखकर आपके जो एक्शंस हैं उनमें ट्रबल आप देख सकते हो। रिजल्ट्स आपके किसी भी एक्शंस को देखकर आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई भी है, किसी भी लोगों की चीज़ों को आप ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मुश्किलें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जो भी सोशल रूल बनाए गए हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, वो भी आपको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो इस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुई है जो एक सर्टेन एज पे आपकी हो जानी चाहिए थी। इसलिए आपको ये सारी दिक्कतें रहती ही हैं। इसके अलावा ये आपका सब आता है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में। अगर शॉर्ट नोट्स पे पूछे तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत ही जनरल टॉपिक है, आपने काफ़ी सारे आसपास एग्जांपल्स भी कहीं ना कहीं तो देखे ही होते हैं, तो वो भी आप सोच के लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। ये जो प्रॉब्लम है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बेसिकली आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही नहीं पा रहे हो, आपकी डिसेबिलिटी है लेग्स में, तो मूवमेंट में डिसेबिलिटी हो जाए बेसिकली। इसको हम लोकोमोटर को यूजुअली बोलते हैं जब भी आपकी डिसेबिलिटी है या आपके पास जॉइंट्स में दिक्कत है, बोन्स में दिक्कत है, मसल्स में दिक्कत है, तो वो आपकी पर्सन की जो मूवमेंट है, जैसे वॉकिंग, पिकिंग, होल्डिंग, उसमें अफेक्ट करे, तो वो लोकोमोटरी डिसेबिलिटी होती है। तो बेसिकली या तो आपके हाथ ढंग से नहीं काम कर रहे, कुछ सामान नहीं उठा पा रहे, या आप ढंग से चल नहीं पा रहे, तो हाथों पैरों की जो भी डिसेबिलिटी है, चैलेंजेस हैं, जो मूवमेंट है वो ढंग से नहीं हो पा रही, तो उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इन चिल्ड्रन के, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, कुरुक्षेत्र में कभी आया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आप इसे काफ़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। चिल्ड्रन जो कि अपनी दोनों आर्म नहीं उठा पा रहे एक साथ किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना, कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पा रहे डिफ़िकल्टी के बिना, और या तो उनका कोई लिम्ब ही नहीं है, जो आपके 4 लिम्ब्स होते हैं, हाथ पैर है ही नहीं, हो सकता है कुछ भी मिसिंग है, हो सकता है हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, फुली डेवलप नहीं है, या आधा डेवलप्ड है, या आप ढंग से बैठ नहीं पा रहे, हाथ में दिक्कत है, फिंगर्स में दिक्कत है, तो ये सारी आपके लिम्ब्स में दिक्कत है, तब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ये फीचर है जिन बच्चों को ये दिक्कत होती है। इन बच्चों को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती ही है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? ये बेसिकली डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन्स को और आपकी नर्व के अंदर मिला जाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो बेसिकली नर्व से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, नसों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस डिसऑर्डर को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? अब सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ये एक तरह का बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो एक साथ मिल गए हैं, जो कि एबिलिटी जो है किसी भी बच्चे की या बड़े की मूव करने की या
बैलेंस को मेंटेन करने की या बैठने के पोस्चर को, खड़े होने के पोस्चर को मेंटेन करने की क्षमता को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ये यूजुअली बहुत ही कॉमन मोटर डिसेबिलिटी है जो बच्चों में पाई जाती है। सेरेब्रल का मीन्स होता है ब्रेन, पैल्सी का मीन्स होता है वीकनेस और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मसल्स। तो इन सब का जो ग्रुप ऑफ डिफ़िकल्टीज़, डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि आपके ब्रेन की एबिलिटी जो है सेंड करने की, रिसीव करने की या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसको अफेक्ट करता है या वो ढंग से नहीं हो रहा। बेसिकली जब भी आपका ब्रेन जो है वो या तो ढंग से मैसेज सेंड नहीं कर रहा या ढंग से रिसीव नहीं कर रहा या जो भी इंफॉर्मेशन उसे प्रोसेस करनी चाहिए वो ढंग से नहीं कर पा रहा, तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। कोई भी चीज़ सीखने में डिसेबिलिटी होगी। तो ये जो चाइल्ड जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है और सुनने में दिक्कत होती है, अंडरस्टैंड करने में, समझने में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, और या तो आपके जनरल जो भी नॉर्मल टॉपिक्स हैं उन्हें समझने में भी दिक्कत होती है। तो लर्निंग मतलब आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ लर्न करते ही हो और उसमें मेजर फंक्शनिंग आपके ब्रेन का है। अब ब्रेन ही ढंग से मैसेज रिसीव नहीं कर रहा, सेंड नहीं कर रहा या इन्फॉर्मेशन को ढंग से प्रोसेस नहीं करके सिग्नल्स ढंग से नहीं भेज पा रहा, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? तो ये जो पढ़ने लिखने में, सुनने में, समझने में दिक्कतें आती हैं उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब ये कॉजेज़ क्या होते हैं इसके भी? अब ये भी ब्रेन डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, आपकी जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी जेनेटिकली भी हो सकती है जो पेरेंट्स से आपको पास हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अटेंशन ढंग से नहीं होती इन स्टूडेंट्स के अंदर, चीज़ों को नहीं अटेंटिवली नहीं समझ पाते, पुअर मोटिवेशन होता है, एटीट्यूड अच्छा नहीं होता क्योंकि वो जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं समझ पा रहे या सुन नहीं पा रहे, उनको डिफ़िकल्टी हो रही है हर काम में, तो वो मोटिवेशन लेवल उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लैंग्वेज ढंग से नहीं समझ आती, उनको ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी होती है। इन्फॉर्मेशन भी या कोई भी चीज़ें भी हो, इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी चीज़ें आगे किसी को देनी है, समझानी है, तो वह नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं कर पाते, सोशल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा ढंग से मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसके कैसे परसेप्शंस हैं उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो साउंड है या सिंबल है उसको कैसे एसोसिएट करना है एक दूसरे से, तो वो भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये सारा जो है वो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में भी मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर ज़रूर करूँगी, तो अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो इसने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।